तो नेक्स्ट हेडिंग रहेगा आपका भारत के भौतिक प्रदेश। इसमें फर्स्ट लाइन में लिखिएगा, भारत के भौतिक प्रदेशों का अध्ययन दो आधार पर किया जाता है। भारत के भौतिक प्रदेशों का अध्ययन भारत के भौतिक प्रदेशों का अध्ययन दो आधार पर किया जाता है। भारत के भौतिक प्रदेशों का अध्ययन दो आधार पर किया जाता है। भारत के भौतिक प्रदेशों का अध्ययन दो आधार पर किया जाता है। एक बेस तो रहेगा उच्चावच के आधार पर, और दूसरा रहेगा जो ज्योग्राफिकल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं यानी भौगोलिक विशेषता है उसके आधार पर कि एरिया क्या है। एरिया पर्वत है, मैदान है, मरुस्थल है, तटीय मैदान है या द्वीप है। तो उसकी भौगोलिक विशेषता क्या कहती है कि एरिया क्या है। तो उसके अकॉर्डिंग भारत को 6 भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है भौगोलिक विशेषता के आधार पे, और उच्चावच के आधार पर भारत को मुख्यतः 4 भागों में बांटा जाता है। कितने भागों में बांटा जाता है? 4 भागों में, और भौगोलिक विशेषता के आधार पर बांटा जाता है 6 भागों के अंदर। तो भारत को भौगोलिक विशेषता के आधार पर कितने भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है, तो आंसर आपका रहेगा एग्जाम में 6 भाग। और अगर क्वेश्चन का बेस अगर ये दिया गया उच्चावच के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है, तो आंसर रहेगा 4। उच्चावच के आधार पे उसके नीचे लिख दो 4, और भौगोलिक विशेषता के आधार पे उसके नीचे एरो करके लिख दो 6 भाग। अब पहला अपन कवर करेंगे ये वाला पार्ट कि उच्चावच के आधार पे 4 भाग कौन कौन से हैं। तो हेडिंग डालिए फर्स्ट, उच्चावच के आधार पर। उच्चावच के आधार पर भारत को 4 भौतिक प्रदेशों में बांटा जाता है। उच्चावच के आधार पर भारत को 4 भौतिक प्रदेशों में बांटा जाता है। उच्चावच के आधार पर अंडरलाइन करके आगे लिख दो, भारत को 4 भागों में या 4 भौतिक प्रदेशों में बांटा जाता है। जो फैला हुआ हिस्सा होता है वो होता है माउंटेन या पर्वतमाला। जैसे अरावली क्या है, पहाड़ी है या पर्वत है? अरावली पर्वतमाला, विंध्याचल पर्वतमाला, नाग पहाड़ी। यानी जो सिंगल पार्ट होता है वो पहाड़ी होता है, और सीरीज में फैला हुआ पार्ट होता है वो पर्वतमाला या श्रृंखला होती है। हालांकि श्रृंखला में क्या होती है, श्रृंखला में पर्वतमालाएं एक दूसरे के पैरेलल होती हैं, तो ये श्रृंखला होती है। और एक पर्वतमाला यानी एक पहाड़ियों का जो स्वरूप है वो लंबे रूप में फैला हुआ होता है, तो वो पर्वतमाला होती है।
जैसे अरावली गुजरात से लेके दिल्ली तक फैली हुई है, तो ये अरावली एक पर्वतमाला है। तो भारत में कहा जाता है कि जो पर्वतमालाएं हैं, उन पर्वतमालाओं का जो विस्तार है वो भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल में 11% है। जबकि जो इंडिविजुअल पहाड़ियां जो मानी जाती हैं, उन पहाड़ियों का क्षेत्र माना जाता है भारत में 18%। कितना परसेंट? 18%। पर्वतमालाओं का एरिया होता है 11%, जो सतत रूप से फैली होती है पर्वतमाला है। और जो इंडिविजुअल या बिखरी हुई हैं ये पहाड़ियाँ हैं, कितना परसेंट एरिया? भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का ये 18% भाग है। उसके बाद में पहाड़ियों से जो नीचे और चट्टानी भाग होते हैं, इनको नाम दिया जाता है पठार। पठारी भाग का भारत के अंदर जो विस्तार है ये पहाड़ियों से 10% ज़्यादा है, 28%। और पठार से जब जो नीचा वाला भाग है ये रास्ता भारत का मैदानी भाग है, और ये मैदानी भाग भारत में बचा हुआ हिस्सा है 43% पार्ट। तो मैदान हो गया 43 के बाद में 28 ये हो गया। पहले इधर से काउंटिंग कर लेते हैं, 11 और 18 कितने होंगे? 29। और 29 को एक बार 28 ही मानो आप, 28 और 28 56, और एक जो छोड़ रखा है वो 57। 57 के बाद 43। तो उच्चावच के आधार पर, यानी हाइट को अगर अपन कंसीडर करें, तो उच्चावच के आधार पर भारत का सर्वाधिक विस्तृत भौतिक प्रदेश कौन सा है? तो भारत का सबसे विस्तृत भाग है मैदानी भाग। लेकिन जब भौगोलिक विशेषता के आधार पर अपन पढ़ेंगे, तो भौगोलिक विशेषताओं में एक भौगोलिक क्षेत्र आएगा भारत का दक्कन पठार। भारत का दक्कन पठार का जो एरिया माना जाता है वो माना जाता है 16 लाख वर्ग किलोमीटर एरिया में। पूरा भारत कितना है? लगभग 32 लाख। और भौगोलिक विशेषता में उसका जो पठारी भाग है, दक्कन लावा पठार है, उस दक्कन लावा पठार का एरिया कितना है? 16 लाख, यानी 32 लाख का लगभग आधा हिस्सा, वो 32,87,000। तो अपन कह सकते हैं लगभग 48-49% के आसपास अकेला दक्कन लावा पठार है। तो भौगोलिक विशेषता के आधार पर भारत का कौन सा भौतिक प्रदेश सबसे बड़ा है? दक्कन लावा पठार। और उच्चावच के आधार पर कौन सा भौतिक प्रदेश सबसे बड़ा है? तो उच्चावचों में सबसे बड़ा है भारत का मैदानी भाग। तो ये फर्क समझ में आया? एग्जामिनर का क्वेश्चन अगर उच्चावच को लेकर है तब तो आंसर रहेगा मैदानी भाग सर्वाधिक फैला हुआ है। और भौगोलिक विशेषता के आधार पर जो 6 भाग पढ़ेंगे उनमें सबसे बड़ा है दक्कन लावा पठार। वो हालांकि उनके एरिया साथ साथ में लिखाएंगे तो लगभग आपको अनुमान लग जाएगी कौन सा एरिया सबसे बड़ा है। ये डायग्राम बना लो। उच्चावच वाला अपने को इतना ही पढ़ना होता है बस, कि उच्चावच में भारत के कौन कौन से भौतिक प्रदेश हैं। पर्वत है 11, पहाड़ी है 18, यानी 11 से 20 वाले डिजिट में 2 लेंगे अपन, एक तो 11 को और एक 18 को। फिर 18 के बाद में 10 बढ़ा के डिजिट काम में लेंगे पठार के लिए, यानी 28। तो 11, 18, 28 और बच गया है वो मैदान 100 में से, यानी 43%। तो 3 का परसेंटेज याद कर लो और 1 का छोड़ दो, 100 में से घटा लेना बाकी। तो पर्वत 11, पहाड़ी 18, पठार 28, बच गया मैदान 43%। पर्वत, पहाड़ी, पठार और मैदान। तो कई बार ये अपन समझ नहीं पाते, कई जगह दिया रहता है कि भारत उच्चावच के आधार पर 4 भौतिक प्रदेशों में बांटा जाता है, फिर आगे लिखा रहता है भारत को भौगोलिक विशेषताओं के आधार पर 6 भौतिक प्रदेशों में बांटा जाता है। तो अपने समझ में नहीं आता कि पहले तो 4 बता रहे थे, अब 6 बता रहे हैं। तो 4 होता है उच्चावच के आधार पर और 6 होता है भौगोलिक विशेषताओं के आधार पर। तो अध्ययन अपन भौगोलिक विशेषताओं के आधार पर करेंगे, क्योंकि यहाँ तो अध्ययन किसका करें अपन? यहाँ तो भाई पहाड़ियाँ पढ़ी जाएंगी, तो भारत में हजारों पहाड़ियाँ हैं, तो उन पहाड़ियों का अध्ययन नहीं किया जाता अलग से। तो भौगोलिक विशेषताओं के आधार पर भारत के भौतिक प्रदेशों को पढ़ा जाता है। लेकिन उच्चावच के आधार पर अगर एग्जामिनर पूछ ले तो उसके अंदर अपन 4 मानते हैं, जिसमें सबसे बड़ा हिस्सा, और एग्जामिनर कहे कि मैदान के बाद भारत का कौन सा भौतिक प्रदेश सबसे बड़ा है, तो पठार। पठार से कम पहाड़ी और उससे कम, यानी एक ऑर्डर में भी ये आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि भारत के भौतिक प्रदेशों को उनके बढ़ते हुए क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग ऑर्डर में व्यवस्थित करो। तो बढ़ते हुए क्षेत्रफल में क्रम में रहेगा पर्वत पहले कम है, उससे ज़्यादा पहाड़ी, उससे आगे पठार और सबसे ज़्यादा, तो उसी ऑर्डर या क्रम में अपन ने इनको लिखा हुआ है।
ये कंप्लीट हो गया, ये हेडिंग डाल लिया। इसमें चलेगा मेन चैप्टर, भौगोलिक विशेषता के आधार पर। भौगोलिक विशेषता के आधार पर इसमें लिखिएगा, भारत को भौगोलिक विशेषता के आधार पर 6 भौतिक प्रदेशों में बांटा जाता है। भारत को भौगोलिक विशेषता के आधार पर भारत को भौगोलिक विशेषता के आधार पर 6 भौतिक प्रदेशों में बांटा जाता है। 6 भौतिक प्रदेशों में बांटा जाता है। तो इसमें अंडरलाइन कर देना 6 को। जनरल क्वेश्चन अगर आपसे पूछा गया है भारत को अध्ययन की दृष्टि से कितने भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है, तो आंसर रहता है 6। उच्चावच आते ही आपको आंसर क्या करना है, उच्चावच में आते ही आंसर 4 करना है, क्योंकि भारत का जो मुख्य अध्ययन किया जाता है वो भौगोलिक विशेषता के आधार पर ही किया जाता है। तो भौगोलिक विशेषताओं के अंदर बातें नहीं करें। ये जो हिस्सा आपको फैला हुआ दिख रहा है भारत के उत्तर पूर्व की ओर, इस वाले भाग को नाम दिया जाता है, 2 भाग दिए जाते हैं, एक तो ये भारत के उत्तर में है और एक पर्वतीय भाग है। तो इस कारण इसको नाम देते हैं उत्तर पर्वतीय प्रदेश। यह इस भौतिक प्रदेश का नाम है हिमालय, तो इसको हिमालय पर्वतीय प्रदेश भी कहा जाता है। हिमालय पर्वतीय प्रदेश है जिसके ऊपर ग्लेशियर पाए जाते हैं, यानी हिमनद पाए जाते हैं। इन हिमनदों के मेल्ट होने से, पिघलने से यहाँ से नदियों का उद्गम होता है और वो नदियाँ अपरदित करके मिट्टी को अपने साथ बहाकर लेके आते हैं, अवसादों को, और इन अवसादों से बना हुआ है भारत का उत्तर विशाल मैदान। तो ये राजस्थान के उत्तर की ओर ये पंजाब, यहाँ गंगा का मैदान, और इस साइड में भारत के पूर्व में जाओगे तो यहाँ मिलेगा आपको मुख्यतः ये वाला ब्रह्मपुत्र का मैदान, ये जो असम की ओर आपको दिखाई देता है इस साइड में। इस साइड में उत्तराखंड से लेके यूपी, बिहार और पश्चिमी बंगाल की ओर ये मैदान मिलेगा आपको, गंगा का मैदान। और इसके पश्चिम में आप जाते हो तो सिंधु और उसकी सहायक नदियों का मैदान है इस वाले डायरेक्शन के अंदर, और इस भाग को हम नाम देते हैं भारत का उत्तर विशाल मैदान, जिसमें प्रमुख 3 नदियों का पश्चिम में सिंधु, बीच में गंगा और पूर्व में ब्रह्मपुत्र। तो ये मैदानी भाग है, ये भी भारत के उत्तर में है और काफ़ी बड़ा मैदान है, इस कारण इसको बोला जाता है विशाल। और भौतिक प्रदेश का नाम क्या है, मैदान। तो इस कारण ये भारत के उत्तर में होने के कारण उत्तर, बड़ा होने के कारण विशाल, और भौतिक प्रदेश क्या है, मैदान। तो उत्तर विशाल मैदान, उत्तर पर्वतीय प्रदेश या हिमालय पर्वतीय प्रदेश। इसके जस्ट बाद में राजस्थान की ओर कुछ हिस्सा पंजाब हरियाणा का है, कुछ राजस्थान का और कुछ गुजरात का हिस्सा है।
ये ड्राई जोन में आता है, ये शुष्क एरिया में आता है, इसको कहा जाता है ग्रेट डेजर्ट ऑफ इंडिया, भारत का महान मरुस्थल। ग्रेट डेजर्ट ऑफ इंडिया, भारत का महान मरुस्थल। इसके बाद में जो बचा हुआ भाग है, ये जो हिस्सा आपको दिख रहा है, ये भारत का चट्टानी भाग है, जिसको हम कहते हैं भारत का प्रायद्वीप पठार। तीन और पानी से घिरा हुआ है, इस कारण ये प्रायद्वीप है, और भौतिक संरचना का नाम पठार है। तो इस कारण तीन और पानी से घिरी हुई भौतिक संरचना को हम नाम क्या देते हैं? प्रायद्वीप। चारों ओर पानी से घिरा होता तो हम कहते हैं द्वीप, और तीन और पानी से घिरा है तो प्रायद्वीप, और भौतिक प्रदेश का नाम क्या है? पठार। तो स्थिति को कहते हैं प्रायद्वीप और भौतिक प्रदेश को कहते हैं पठार। तो इसका नाम हुआ प्रायद्वीप पठार। और इस क्षेत्र में बाकी जो तटीय भाग आपको दिखाई दे रहा है, ये भारत का प्रायद्वीप पठार, और समुद्र के बीच में ये जो मैदान आपको दिखाई दे रहे हैं, इसको हम नाम देते हैं भारत का तटीय मैदान, जो कि दो भागों में बटा होता है। एक तो पश्चिमी तटीय मैदान, वहाँ अलग अलग तटों के नाम होते हैं, जैसे सौराष्ट्र, काठियावाड़, कोंकण, कन्नड़ तट, मालाबार तट। इस साइड में कोरोमंडल तट, उत्तर सरकार तट, और इस साइड में उत्कल तट, जो हमारे राष्ट्रीय गान में भी आता है, ओडिशा का तट, उत्कल, बंगे, विंध्य, हिमाचल। भौतिक प्रदेशों के नाम आते हैं ना, तो ये भौतिक प्रदेशों के नाम है। उत्कल आता है ओडिशा के तट को, तो ये पढ़ेंगे अपन तटीय मैदान के रूप में। तो इस भौतिक प्रदेश का नाम है, तट पे होने के कारण तटीय है, और नदियों के द्वारा अवसादों को जमा किया गया है। तो नदियों के द्वारा अवसाद जमा होते हैं तो वो एरिया क्या होता है? मैदान। तो तट पे है, इसका नाम तटीय मैदान। और ये समुद्र में जो आपको दिखाई दे रहे हैं, समुद्र में स्थलीय भाग जो चारों ओर पानी से घिरे होते हैं, उनको कहते हैं द्वीप। तो यह है भारत के द्वीप समूह है, लक्षद्वीप और अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह है। तो इस भौतिक प्रदेश को हम पढ़ते हैं द्वीप समूह के नाम से। यह द्वीप समूह एक इस साइड में आएगा, द्वीप समूह है। तो भारत के द्वीप समूह को दो भागों में बांटा जाता है, एक तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है और एक लक्षद्वीप समूह है। तो भौतिक प्रदेश उत्तर से याद किया करो कि उत्तर में कौन है, तो उत्तर में हिमालय या उत्तर पर्वतीय प्रदेश। वहां से आने वाली नदियां क्या बनाती हैं? उत्तर विशाल मैदान। उत्तर विशाल मैदान के बाद में कुछ हिस्सा राजस्थान के पश्चिम में, पंजाब, हरियाणा और गुजरात की ओर है, उसको हम कहते हैं ग्रेट डेजर्ट ऑफ इंडिया, भारत का महान मरुस्थल। और इन तीनों भागों के बाद में, यानी हिमालय, उत्तर विशाल मैदान और ग्रेट डेजर्ट के बाद एक ऐसा चट्टानी भाग जो तीन और पानी से घिरा है, तो वह है प्रायद्वीप पठारी भाग। और बाद में तट पे है तटीय मैदान, और समुद्र में है द्वीप समूह। तो कितने भौतिक प्रदेश हुए? 6 भौतिक प्रदेश। हिमालय, उत्तर विशाल मैदान, डेजर्ट 3, फिर प्रायद्वीप पठार, तटीय मैदान और द्वीप समूह है। तो इन 6 भौतिक प्रदेशों के नाम आप साइड में लिख लीजिए, या पहले डायग्राम बना के उस डायग्राम में मेंशन कर दो। मिजोरम त्रिपुरा वाला भी लगभग इसी में, हिमालय पर्वतमाला का पार्ट है। त्रिपुरा वाला और ये जो मेघालय वाला पार्ट है, ये भारत का, मेघालय वाला पार्ट है भारत के प्रायद्वीप पठार। ये वाला कुछ हिस्सा जो आपको यहाँ छूटा हुआ दिख रहा है ना, ये भारत के प्रायद्वीप पठार। क्योंकि यहाँ कुछ पहाड़ियाँ आएंगे, गारो, खासी, जयंती, वो स्थिति के आधार पे तो हिमालय, पूर्वी हिमालय की ओर स्थित है, लेकिन संरचनात्मक दृष्टि से किसका भाग है? संरचनात्मक यानी चट्टानी तौर पे ये भारत के प्रायद्वीप पठार का हिस्सा है। क्योंकि भारत अपनी एक प्लेट के ऊपर माना जाता है, इस प्लेट को नाम दिया जाता है इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, जिसमें इंडिया भी स्थित है और ऑस्ट्रेलिया भी इसी प्लेट पे है। इस कारण इसको नाम दिया जाता है इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। और इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट का प्रेशर या दबाव है उत्तर पूर्व की ओर, और इस कारण जो हिमालय है, उस हिमालय के इस एरिया के अंदर आपको ऊंचाई ज़्यादा मिलेगी, और इसके पश्चिम के अंदर हिमालय की चौड़ाई ज़्यादा मिलेगी, हाइट कम मिलेगी। तो इसका मीनिंग है दोनों प्लेट, भारत के उत्तर में जो प्लेट आती है वो प्लेट है यूरेशिया प्लेट, जिसपे यूरोप और एशिया है। हम भी एशिया में हैं, लेकिन हम दक्षिणी एशिया में हैं, हम इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट पे हैं।
जबकि अपने ऊपर का जो बचा हुआ भाग है उस पर यूरोप और एशिया है। उस प्लेट को हम नाम क्या देते हैं? और इन दोनों प्लेट के टकराने से हिमालय का निर्माण हुआ है। यानी ये वाला लैंड पार्ट और ऊपर वाला जो लैंड पार्ट ये टकराए हैं, तो इस एरिया के बीच में था टेथिस सागर, इस वाले पार्ट में। यह है गोंडवाना लैंड और इसके ऊपर है अंगारा लैंड, और इन दोनों लैंड के बीच में ये जो एरिया है ये टेथिस सागर। तो टेथिस सागर में निर्माण हुआ है हिमालय का, उत्तरी विशाल मैदान का और ग्रेट डेजर्ट ऑफ इंडिया का। यानी हमारा जो थार मरुस्थल है वो भी किसके स्थान पे बना हुआ है? तो ये टेथिस सागर वाले स्थान है, ये सारे नवीन हिस्से माने जाते हैं। राजस्थान में बताया था ना जीटी, गोंडवाना लैंड और टेथिस सागर। तो गोंडवाना लैंड का हिस्सा माना जाता है भारत में प्रायद्वीप पठार को। जब इसको लिखेंगे अपन तब लिखेंगे कि भारत का सबसे प्राचीन हिस्सा गोंडवाना लैंड का भारत का प्रायद्वीप पठार है। तो प्रायद्वीप पठार भारत का सबसे प्राचीन भौतिक प्रदेश है, और बाकी के जो भौतिक प्रदेश हैं वो भारत के नवीनतम भौतिक प्रदेश है, जिनका निर्माण आज भी जारी है। जैसे हम कहते हैं ये प्लेट्स जब आपस में एक दूसरे से गति करती हैं, टकराती हैं, तो हिमालय क्षेत्र में भूकंप महसूस किए जाते हैं। तो आज भी हिमालय क्षेत्र है वो भूकंप की दृष्टि से सबसे सेंसिटिव एरिया माना जाता है। सबसे संवेदनशील एरिया भूकंप की दृष्टि से भारत में कौन है? हिमालय क्षेत्र है। कंप्लीट हो गया डायग्राम? क्या बना रहे हो आप लोग? आगे 5-5, 6-6 पेन से बना डाला है। तो तभी तो कह रहा हूं आप लोग 1 या 2 पेन से बनाया करो। रंग बताया था ना आप लोगों, जिंदगी में होने चाहिए, कॉपियों में चाहे कितने ही भर लो। और जिंदगी में तब आएंगे जब नौकरी लगेगी। हाँ, कई अलग ही डायलॉग मारे हैं सर, शादी हो जाएगी। गांव में पता है कि लड़के को जब लड़के बिगड़ जाते हैं तो पड़ोसी राय देते हैं कि शादी कर दो, तो जो रंगीन जिंदगी है वो अपने आप ही बेरंग हो जाती है फिर। ऐसा है क्या? नहीं, मेरा अलग है, मेरे वाले से मैं संतुष्ट हूं। तो भौतिक प्रदेशों को अपने को जो पढ़ना है भौगोलिक विशेषताओं के आधार पे, उसमें अपने 6 भौतिक प्रदेश रहेंगे। यानी इस डायग्राम के बाद में कंटिन्यूस उनके नाम लिख दो, किस क्रम में अपन इनको पढ़ेंगे। जिसमें एक तो रहेगा आपका हिमालय, ये इसको नाम अपन क्या दे सकते हैं? उत्तरी पर्वतीय प्रदेश। हिमालय प्रदेश या उत्तर पर्वतीय प्रदेश, मीनिंग एक ही है दोनों का। इस पर्वतीय प्रदेश से आने वाली जो नदियां होती हैं भारत के उत्तर में बड़ा मैदान बनाती हैं, जिसको हम कहते हैं उत्तर विशाल मैदान। भारत के उत्तर पश्चिम की ओर भारत का बड़ा मरुस्थल है, उसको नाम भी अपन विशाल के रूप में, यानी ग्रेट डेजर्ट ऑफ इंडिया के नाम से, भारत का विशाल मरुस्थल। तो ये तो हो गए लगभग भारत के उत्तर वाले भौतिक प्रदेश। अब भारत के दक्षिण की ओर चलते हैं, तो भारत के दक्षिण की ओर आता है भारत का प्रायद्वीप पठार। प्रायद्वीप पठार और समुद्र के बीच में पड़ता है तटीय मैदान, और समुद्र में जाके मिलते हैं अपने को द्वीप समूह है। तो भारत के दक्षिण की ओर जो 3 और पानी से घिरा हुआ भौतिक प्रदेश है वो प्रायद्वीप भौतिक प्रदेश है क्या? वो पठार है। तो स्थिति के आधार पे वो प्रायद्वीप है और चट्टानी संरचना के आधार पे वो पठार है। प्रायद्वीप पठार और समुद्र के बीच में स्थित तट पे स्थित है मैदान, तटीय मैदान। तटीय मैदान के बाद में समुद्र में जाने के बाद जो स्थलीय भाग है वो हमारे द्वीप समूह है। और द्वीप समूह में बहुत सारे द्वीप हैं हमारे पास, लेकिन समूह 2 ही हैं। जैसे ये क्लासरूम है, ये अपने आप में एक समूह है, क्लासरूम ए ग्रुप, और एक दूसरा ग्रुप ऊपर बैठा हुआ क्लासरूम बी ग्रुप। तो बी ए और बी ग्रुप में स्टूडेंटों की संख्या अलग अलग है।
वहाँ 300, यहाँ 200। इसका मीनिंग उस ग्रुप या समूह में अलग अलग है। तो अंडमान निकोबार में द्वीपों की संख्या अलग मानी जाती है और लक्षद्वीप समूह के अंदर द्वीपों की संख्या अलग है। तो द्वीप समूह में जो द्वीप हैं उनकी संख्या अलग से ली जाती है फिर, कि द्वीप कितने हैं। तो ग्रुप 2 ही माने गए हैं, एक तो लक्षद्वीप समूह है और एक अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। तो इसमें पहला भौतिक प्रदेश हेडिंग रहेगा आपका हिमालय या उत्तर पर्वतीय प्रदेश। तो फर्स्ट हेडिंग डालिएगा इसमें हिमालय या उत्तर पर्वतीय प्रदेश। सबसे पहले बात करेंगे हम इसके निर्माण की, कि इसका निर्माण किस तरीके से हुआ है। तो निर्माण के अंदर ये जो मैंने आपको बताया था कि जो इंडिया वाला ये जो पार्ट है, इस पार्ट को हम मानते हैं इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट पे, कि भारत जिस प्लेट का या जिस स्थलखंड का भाग है उस स्थलखंड को इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट बोला गया है। और इस इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट के ऊपर की ओर ये जो भाग था, इस भाग में था पहले टेथिस सागर। डायग्राम नहीं बनाना, एक बार समझिएगा सिर्फ। और इस टेथिस सी के ऊपर की ओर ये जो दूसरी प्लेट आती है, ये प्रायद्वीप पठार, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। इसके ऊपर की ओर जो दूसरी प्लेट आती है टेथिस सागर के ऊपर, उसका नाम है, वैसे तो वो अंगारालैंड का पार्ट है। उस अंगारालैंड वाले पार्ट पे इस पे यूरोप और एशिया है। इस भाग को हम नाम देते हैं यूरेशिया। यूरोप और एशिया को मिला के यूरेशिया कहा जाता है। अब यूरेशिया प्लेट है, उसकी गति होती है नीचे की ओर और इसमें गति होती है उत्तर पूर्व की ओर। तो इन दोनों प्लेट्स के टकराने के कारण, क्योंकि पहले अंगारालैंड और गोंडवानालैंड है, ये पेंजिया से दोनों टूटे थे। याद आ रहा है वो डायग्राम, कि पेंजिया था पहले, सभी महाद्वीपों के संयुक्त रूप को पेंजिया नाम दिया जाता है। ये पेंजिया बाद में आगे जाके 2 भागों में डिवाइड हुआ। उत्तरी भाग इसका अंगारालैंड और गोंडवानालैंड। अलग होने के बाद ये वापस में फिर टकराए थे। तो फिर टकराए थे, ये बात मैंने आपको नहीं बताई, ये आज बता रहा हूँ। तो ये अलग होने के बाद में ये ऊपर वाला जो अंगारालैंड और नीचे वाला ये जो गोंडवानालैंड है, ये फिर से वापस टकराए। तो टेथिस सागर में जो मलबा था, ये मलबा ऊपर की ओर उठा पर्वतमाला के रूप में, जिसको नाम दिया जाता है हिमालय। और इन प्लेटों के बीच में आज भी टक्कर या टकराव चल रहा है, और टकराव के कारण हिमालय आज भी एक नवीन पर्वतमाला के रूप में है। हिमालय को इसीलिए नवीन पर्वतमाला कह रहे हैं क्योंकि उसकी हाइट में वृद्धि होती है इन दोनों प्लेटों के दबाव या प्रेशर के कारण। तो कौन सी प्लेटों से या कौन सी प्लेटों के द्वारा हिमालय बना है? तो हिमालय बना है इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट। प्लेटों के 3 प्रकार के किनारे होते हैं। प्लेटों के किनारे, एक तो जब आमने सामने जब टकराते हैं तो इस प्रकार के किनारों को हम कहते हैं विनाशात्मक किनारे, या अभिसारी किनारे। अभिसारी होते हैं टकराने वाले। एक होता है अपसारी, यानी एक दूसरे से दूर जाने वाले। तो जब प्लेटें एक दूसरे से दूर जाती हैं, टकराती नहीं है, एक इधर और एक अपोजिट डायरेक्शन में, तो इस प्रकार के किनारों को कहते हैं अपसारी किनारे। और जब प्लेटों के किनारे ना तो एक दूसरे से दूर जाएं और ना एक दूसरे से टकराएं, एक दूसरे के अगल बगल खिसकते रहें, इनको नाम दिया जाता है संरक्षी किनारे, या ट्रांसफार्मर किनारों के नाम से भी इनको जाना जाता है। अमेरिका में एक ब्रंश आता है ट्रांसफार्मर ब्रंश, उस ट्रांसफार्मर ब्रंश के नाम से इसको नाम दिया गया है, क्योंकि जब प्लेटें एक दूसरे के किनारे पे अगल बगल खिसकेंगे तो इससे ब्रंश या फॉल्ट होंगे, क्योंकि उसके अंदर बीच में दरार आ जाएगी जब प्लेट एक दूसरे के अगल बगल खिसकेंगी। तो इसका मीनिंग है इस प्रकार के किनारे एक दूसरे को कोई नुकसान नहीं पहुंचाते, ना किसी नवीन संरचना का निर्माण इनके बीच में होता है। तो इसका मीनिंग है ये एक दूसरे का संरक्षण करते हुए प्लेटें ना तो एक दूसरे से टकराएं और ना ही दूर जाएं। तो इस प्रकार के किनारे को अपन संरक्षी किनारे। तो हिमालय किस प्रकार के किनारों पे बना हुआ है?
हिमालय बना हुआ है जो विनाशात्मक किनारे हैं या अभिसारी किनारे, क्योंकि दोनों प्लेटें टकराने के कारण इस क्षेत्र में भूकंप आता है, विनाश होता है। तो ये विनाशात्मक किनारों पर है या अभिसारी किनारों पर। तो एग्जामिनर अगर किनारे पूछे कि हिमालय की स्थिति कौन से किनारों पर है, तो इसको माना जाता है अभिसारी किनारों पर। कौन सी प्लेटों के मध्य स्थित है, तो ये यूरेशियन प्लेट और इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। हिमालय की उत्पत्ति किस स्थान पर हुई है, टेथी सागर। तो हिमालय की गर्भ भूमि या जन्म भूमि किस भूमि को कहा गया है, टेथी सागर इज द मदरलैंड ऑफ हिमालय। हिमालय की जन्म भूमि या हिमालय का गर्भ किसको कहा जाता है, हिमालय का गर्भ कहा जाता है टेथिस, क्योंकि टेथिस के गर्भ से निकला है। तो निर्माण के अंदर पहले तो थ्योरेटिकल पोर्शन में लिख लो हिमालय का निर्माण, निर्माण अंडरलाइन करके उसके आगे लिखो हिमालय का निर्माण टेथिस सागर में किस एरिया में हुआ है, टेथिस सागर में यूरेशिया, टेथिस सागर में यूरेशिया एवं इंडो ऑस्ट्रेलियन यूरेशिया एवं इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेटों के कौन से किनारे, अभिसारी किनारों पर हुआ है। हिमालय का निर्माण टेथिस सागर में यूरेशियन एवं इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेटों के अभिसारी किनारों पर हुआ है। अभिसारी किनारों का मीनिंग है इन दोनों प्लेटों के टकराने से इसका निर्माण हुआ है। किस भाग में, टेथिस सागर में। तो टेथिस सागर को हम क्या कहेंगे, हिमालय की गर्भ भूमि कहा जाता है, मदरलैंड कहा जाता है उसकी। तो नेक्स्ट लाइन में लिखो टेथिस सागर को हिमालय का गर्भ कहा जाता है। हिमालय का गर्भ कहा जाता है। अब ये अपने को पता होना चाहिए कि ये वाला जो ऊपर वाली जो प्लेट है, ये प्लेट कौन सी है, यूरेशियन प्लेट। ये गति कर रही है नीचे की ओर, और अपन जिस प्लेट पे हैं ये प्लेट है इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। इस प्लेट की गति है इस साइड में, वैसे तो उत्तर पूर्व की ओर होती है इसकी, तो ये है नॉर्थ की ओर जाते हुए और ये है साउथ की ओर, नीचे की ओर जाते हुए। अब इस प्लेट के बीच में ये वाला जो भाग है, ये वाला भाग है टेथिस सागर। अब इन दोनों प्लेटों के टकराने से, टकराने का मीनिंग है इन दोनों प्लेटों में क्या होगा, अभिसरण होगा। अभिसरण यानी मिलना या जुड़ना इनका, अपसरण होता है फैलना। तो अभिसरण यानी अभिसारी किनारे। तो इनके दोनों के अभिसरण के कारण इस वाले क्षेत्र में माउंटेन या पर्वतमाला का निर्माण होता है। और ये जो पर्वतमाला है यही क्या है, हिमालय। और इन दोनों के प्रेशर के कारण जो बीच में मलबा है, उस मलबे में क्या पड़ता है, वलन। तो हिमालय एक वलित पर्वतमाला है। ये प्लेटें आज भी टकरा रही हैं, इस कारण यह नवीनतम पर्वतमाला है। तो हिमालय एक वलित एवं नवीनतम पर्वतमाला है। यह लाइन इसकी विशेषताओं में लिखी जाती है। तो इस तरीके से डायग्राम बना दीजिए। जो अपने थ्योरी लिखी ना, वो थ्योरी है ये कि हिमालय की उत्पत्ति टेथिस सागर में यूरेशियन एवं इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट के अभिसारी किनारों पर हुआ है। और हिमालय की गर्भ किसको कहा जाता है, टेथिस सागर को। तो टेथिस हिमालय का गर्भ।
नहीं, मैग्मा या लावे के निकलने से भी बनती है। पर्वतमालाओं के निर्माण के अलग अलग तरीके होते हैं, जब वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ाएंगे वहाँ बताएंगे आपको। पर्वतमालाओं के निर्माण काल और पर्वतमालाएं किस किस प्रकार की होती हैं वहाँ आएंगे, आपके सिलेबस में है। तो दोनों ओर से प्रेशर पड़ने के कारण हिमालय अपने आप में किस प्रकार की पर्वतमाला है? वलित और नवीनतम पर्वतमाला। अरावली को वलित तो कहा जाता है, लेकिन अरावली प्राचीनतम है। फर्क ये है, भारत के प्रायद्वीप पठार की जितनी भी पर्वतमालाएं हैं वो सब प्राचीन हैं, जैसे विंध्यन, सतपुड़ा, पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट और अरावली। जबकि हिमालय के जितने भी पार्ट हैं वो सारे अपने आप में नवीनतम हैं, जैसे ट्रांस हिमालय, वृहद हिमालय, लघु हिमालय, शिवालिक हिमालय। तो एग्जामिनर क्या करता है कि कई बार हिमालय की किसी भी एक श्रृंखला का नाम दे देता है और उनके साथ प्रायद्वीप पठार की 3 श्रृंखलाओं के नाम लिखता है, जैसे विंध्यन, सतपुड़ा, अरावली, शिवालिक हिमालय। निम्नलिखित में से नवीनतम पर्वतमाला कौन सी है? शिवालिक। या निम्नलिखित में भारत की प्राचीनतम पर्वतमालाओं में कौन शामिल नहीं है? शिवालिक। क्योंकि शिवालिक हिमालय का पार्ट और हिमालय का पार्ट है, वो अपने आप में क्या है? वो नवीनतम है। हिमालय पर्वतमाला, वलित और नवीनतम पर्वतमाला। नहीं लिखो तो भी नीचे लिखा हुआ ऑलरेडी, हिमालय, वलित और नवीनतम पर्वतमाला। इस चीज को याद रखिएगा, एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। और इसकी जगह वलित और प्राचीनतम आए तो आंसर क्या रहेगा? अरावली रहेगा भारत में। और बाकी ऑप्शन पे डिपेंड करता है भाई। ऑप्शन दिया गया है आपको, एक तो शिवालिक पर्वतमाला, लघु हिमालय पर्वतमाला, वृहद हिमालय पर्वतमाला और एक नाम दिया गया है सतपुड़ा पर्वतमाला। निम्नलिखित पर्वतमालाओं में से भारत की प्राचीनतम पर्वतमाला कौन सी है? तो निम्नलिखित का मीनिंग जो लिखे गए हैं उसमें प्राचीन बताओ। तो उसमें ये देखो, भारत के प्रायद्वीप पठार का भाग कौन सा है? सतपुड़ा। तो सतपुड़ा जो हिमालय वाली पर्वतमालाओं की तुलना में प्राचीन है। तो आजकल क्या करते हैं, ये अरावली को नहीं लिखते, क्योंकि अरावली तो जग जाहिर है प्राचीन है। तो ये भी जग जाहिर है, भारत का प्रायद्वीप पठार का कोई भी हिस्सा होगा वो सबसे प्राचीन में ही है। लेकिन उनमें भी सबसे प्राचीन अगर पूछ लिया जाए तो उनमें सबसे प्राचीन है अरावली। फिर ये सब आती हैं विंध्य, सतपुड़ा, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट। घाट का मीनिंग यहाँ पर्वतमालाओं से है। तट का मीनिंग होता है सागरीय तटीय क्षेत्र। तो तट अलग होता है, पश्चिमी तट अलग है। तट का मीनिंग है तटीय क्षेत्र, जलीय क्षेत्र के पास वाला भाग। जबकि घाट का मीनिंग है पश्चिमी घाट पर्वतमाला। पूर्वी घाट का मीनिंग है पूर्वी घाट पर्वतमाला। तो ये घाट पर्वतमालाएं हैं भारत के अंदर दक्षिण की ओर। घाट दक्षिणी भारत में दरों को भी कहते हैं, पाल घाट, थाल घाट, भौर घाट। तो दक्षिणी भारत में दरों के लिए क्या शब्द काम में लिया जाता है? घाट। अपने राजस्थान में नाल, हिमालय में ला, जोजीला, नाथूला, बोमडीला, शिवकीला। तो उसमें दरों के आगे क्या लगेगा? ला शब्द लगेगा, LAA, ला। गांव में कहते हैं दादाजी कई बार, बेटा लाठी ला, चारपाई ला। तो तिब्बत की भाषा में वो ला का मीनिंग क्या हो जाता है? दरा हो जाता है, पास हो जाता है। क्या कह रहे हो? वो ला। निर्माण के बाद में भौतिक प्रदेश का अपना एक निश्चित विस्तार होता है। तो हिमालय का विस्तार कितने एरिया में है ये देखिएगा। नेक्स्ट हेडिंग डालिए विस्तार।
हिमालय का जो विस्तार है वो माना जाता है 5.5 लाख वर्ग किलोमीटर। राउंड फिगर में कई बार 5 लाख भी लिख दिया जाता है। तो विस्तार में क्षेत्रफल के दृष्टि से अगर देखें हम, तो भारत में प्रायद्वीप पठार उत्तर विशाल मैदान के बाद तीसरा बड़ा भौतिक प्रदेश है, क्योंकि सबसे बड़ा तो भारत का प्रायद्वीप पठार 16 लाख वर्ग किलोमीटर। फिर है भारत का उत्तर विशाल मैदान लगभग 7.5 लाख वर्ग किलोमीटर। फिर आता है हिमालय, भारत का तीसरा बड़ा भौतिक प्रदेश 5.5 लाख वर्ग किलोमीटर एरिया में। इसके एक लंबाई के तौर पे अगर आप इसको देखें तो इसकी लंबाई आती है हिमालय के 2400 किलोमीटर। आगे जब हिमालय को अपन डिवाइड करेंगे तब वहां देखेंगे इसकी लंबाई को। लंबाई है इसकी 2400 किलोमीटर। हिमालय की चौड़ाई, तो चौड़ाई इसकी निश्चित नहीं है। चौड़ाई पूर्वी हिमालय और पश्चिमी हिमालय दोनों की अलग अलग मानी जाती है। पूर्वी हिमालय में चौड़ाई मानी जाती है लगभग 150 से 200 किलोमीटर। ये एवरेज लिखा जाता है। कई जगह ये 200 से 300 भी लिख देते हैं। जबकि जो पश्चिमी हिमालय है, पश्चिमी हिमालय की चौड़ाई लगभग 500 किलोमीटर तक है, 300 से 500 किलोमीटर तक। इसका मीनिंग है ये कोई निश्चित नहीं है, अलग अलग बुक्स में डेटा अलग अलग दिए हुए होते हैं। कईयों में इसको 200 से 500 लिखा हुआ रहता है, कईयों में 250 से 500 लिखा हुआ रहता है। तो इसका मीनिंग पश्चिमी हिमालय अधिकतम कितनी चौड़ाई में 500 किलोमीटर तक चौड़ा है, जबकि पूर्वी हिमालय की चौड़ाई है वो सामान्यतः आपको 200 किलोमीटर तक मिलेगा। यानी लगभग पश्चिमी हिमालय का पूर्वी हिमालय लगभग आधा है। इसका कारण क्या है? इसका कारण अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि हिमालय का जब निर्माण होता है तो अपने ये जो प्रायद्वीप पठार वाली जो प्लेट है, इस प्लेट का जो प्रेशर या जो दबाव होता है वो पूर्वी भाग में अधिक होता है। इस प्लेट का प्रेशर तो पूर्वी भाग में, और यूरेशियन प्लेट है वो नीचे की ओर आती है, और इनका प्रेशर यहाँ अधिक होने के कारण अगर आपको दीवार के पास खड़ा करके प्रेशर लगाया जाए तो आप भी यूँ निकल के आओगे बाहर। तो वैसे ही हिमालय भी इस साइड में ज़्यादा बाहर ऊपर ज़्यादा अधिक ऊंचा है। तो हिमालय का जो पूर्वी भाग है, इस पूर्वी भाग की चौड़ाई कम है और इसकी ऊंचाई अधिक है। जबकि पश्चिमी हिमालय है, इसमें प्लेटों के बीच का प्रेशर या दबाव कम है। तो दबाव कम है तो मलबा ऊंचाई में कम उठा है, और चौड़ाई उसकी ज़्यादा है, क्यों? प्रेशर वहाँ प्लेटों का कम है। तो पश्चिमी हिमालय की चौड़ाई अधिक है और पूर्वी हिमालय की चौड़ाई कम है, जबकि हाइट अपोजिट है। जहाँ चौड़ाई कम है वहाँ इसका मीनिंग प्रेशर ज़्यादा लगा है, तो इसका मीनिंग वहाँ ऊंचाई अधिक है। तो पूर्वी हिमालय की चौड़ाई कम और ऊंचाई अधिक है। क्यों? क्योंकि पूर्वी भाग में प्लेटों के मध्य प्रेशर या दबाव अधिक है, जबकि पश्चिमी हिमालय की चौड़ाई अधिक और ऊंचाई कम। तो प्रेशर कम लगेगा तो चौड़ाई अधिक रहेगी और हाइट भी उसकी, चौड़ाई अधिक रहेगी और हाइट उसकी कम रहेगी। तो अपोजिट है, चौड़ाई अधिक और हाइट कम, और जहाँ चौड़ाई कम है इसका मीनिंग प्रेशर ज़्यादा है तो हाइट अधिक है। मिक्स तो नहीं हुआ ना? कोई बात नहीं, हो जाएगा। औसत ऊंचाई लगभग हिमालय की 6000 मीटर मानी जाती है। विश्व की सबसे ऊंची पर्वतमाला बोला जाता है हिमालय को। जैसे कहते हैं ना विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला एंडीज है, तो लंबाई में तो इतनी नहीं है ये, वो तो खूब है, लगभग 7000 किलोमीटर के आसपास है दक्षिणी अमेरिका में। जबकि हिमालय लंबाई में तो अधिक नहीं है, लेकिन हाइट के अंदर इसके बराबर विश्व में कोई भी नहीं है। जैसे विश्व में चौड़ाई के आधार पे दक्षिणी अमेरिका ये वाला हिस्सा है उत्तरी अमेरिका, तो उत्तरी अमेरिका में एक पर्वतमाला आती है जिसका नाम है रॉकी पर्वतमाला। रॉकी जितनी विश्व में कोई चौड़ी पर्वतमाला नहीं है, तो विश्व की सबसे चौड़ी पर्वतमाला, सबसे चौड़ी रॉकी पर्वतमाला।
विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला यानी लेंथ में सबसे लंबी पर्वतमाला है एंडीज पर्वतमाला। लेकिन जब हाइट की या ऊंचाई की बात आती है तो हाइट में हिमालय से नीचा नीचा ही है सब कुछ। इसका मीनिंग है विश्व की सबसे ऊंची चोटी इसी के पास है, माउंट एवरेस्ट। तो विश्व की सबसे ऊंची पर्वतमाला हिमालय, लंबी पर्वतमाला एंडीज और चौड़ी पर्वतमाला रॉकी पर्वतमाला को माना जाता है। तो इसका मीनिंग है, इसका ये जो पॉइंट है ये अपने आप में इसको विश्व में विशेष बनाता है, हाइट वाला। अब इसमें जो चौड़ाई वाला पॉइंट है इसको अपन अलग से लिखेंगे, क्योंकि चौड़ाई वाले के अंदर अपने को डिस्क्रिप्शन देना है कि पूर्व में चौड़ाई कम क्यों है, क्योंकि वहाँ प्लेटों के मध्य प्रेशर अधिक है। तो ये जस्ट नीचे ये जो आपने लिखा है डिस्क्रिप्शन, उसे जस्ट नीचे नोट में लिखो। इधर वाला पूर्वी हिमालय, इधर वाला पश्चिमी हिमालय। अधिक ऊंचाई और इधर वाला जो पश्चिमी हिमालय इसमें कम ऊंचाई दिख रही है। यहां प्लेटों के मध्य प्रेशर या दबाव क्या है, यहाँ प्रेशर है अधिक, प्लेटों के मध्य दबाव अधिक है। तो प्रेशर या दबाव अधिक होगा तो मलबा ज़्यादा ऊपर जाएगा। तो पूर्वी भाग में या पूर्वी हिमालय में प्लेटों के मध्य अधिक दबाव होने के कारण इसकी ऊंचाई अधिक है या अधिक ऊंचा हिमालय है। जबकि पश्चिमी हिमालय के अंदर प्लेटों के मध्य दबाव या प्रेशर क्या है, इस साइड में जो दबाव या प्रेशर है ये कम है। तो दबाव या प्रेशर कम होगा तो हिमालय की चौड़ाई अधिक है और इसकी हाइट क्या रहेगी, कम रहेगी, क्योंकि मलबे पे दबाव कम है तो हाइट नहीं ले पाएगा फिर। तो पश्चिमी हिमालय की चौड़ाई अधिक होती है और ऊंचाई कम होती है, जबकि पूर्वी हिमालय के ऊपर प्रेशर या दबाव अधिक होने के कारण चौड़ाई कम और हाइट इसकी अधिक होती है। तो पहले इस डायग्राम फॉर्मेट में बना दो, इस डायग्राम को देख के फिर थ्योरी लिखेंगे अपन। बना लिया डायग्राम। डायग्राम के जस्ट नीचे लिखेगा पूर्वी हिमालय की चौड़ाई कम एवं ऊंचाई अधिक है। एवं ऊंचाई अधिक है।
तो ये एग्जाम में स्टेटमेंट आता है कि पूर्वी हिमालय की चौड़ाई कम एवं ऊंचाई अधिक है। ये कथन है, तो कथन क्या है? ये सही है। कारण क्या है इसका? क्योंकि यहाँ प्लेटों के मध्य दबाव अधिक है। प्लेट कौन सी? इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट और ऊपर यूरेशियन प्लेट। क्योंकि, आगे लिखो, क्योंकि पूर्वी हिमालय में प्लेटों के मध्य दबाव अधिक है। क्योंकि पूर्वी हिमालय में प्लेटों के मध्य दबाव अधिक है, प्रेशर अधिक है। तो इसका कारण जो है दबाव अधिक होना, तो दबाव अधिक है, इसको अंडरलाइन कर दो, अपोस्ट्रोफ कर दो कि इसका मेन रीजन ये है। तो प्लेटों के मध्य प्रेशर अधिक होगा तो चौड़ाई क्या होती जाएगी? कम, और हाइट क्या होती जाएगी? अधिक होती जाएगी। अब दूसरा पॉइंट बचा हुआ वो इसके बिल्कुल अपोजिट लिखना होता है। यानी नोट, ये जो आपका फर्स्ट पॉइंट हो गया पूर्वी हिमालय को लेकर, अब दूसरा पॉइंट है पश्चिमी हिमालय। पश्चिमी हिमालय में हम क्या लिखेंगे कि पश्चिमी हिमालय की चौड़ाई अधिक एवं ऊंचाई कम है, क्योंकि यहाँ प्लेटों के मध्य दबाव कम है। पश्चिमी हिमालय की चौड़ाई अधिक, पश्चिमी हिमालय की चौड़ाई अधिक एवं ऊंचाई कम है। तो ये तो पूर्वी हिमालय के बिल्कुल अपोजिट स्टेटमेंट लिखा है, तो कारण भी बिल्कुल अपोजिट होगा। पश्चिमी हिमालय की चौड़ाई अधिक एवं ऊंचाई कम है, क्योंकि रीजन क्या है वो लिखेंगे। क्योंकि पश्चिमी हिमालय में प्लेटों के मध्य दबाव कम है। क्योंकि पश्चिमी हिमालय में प्लेटों के मध्य दबाव, प्लेट कौन से हैं ये आपको मैंने पहले बता दिया। क्योंकि पश्चिमी हिमालय में प्लेटों के मध्य दबाव कम है, तो दबाव कम है ये अंडरलाइन कर दो और अपोस्ट्रोफ कर दो। तो कारण यह है कि प्लेटों का प्रेशर जहाँ कम होता है वहाँ चौड़ाई इसकी अधिक रहेगी, और चौड़ाई अधिक रहेगी इसका मीनिंग हाइट क्या होगी? हाइट कम रहेगी। तो ये अपना इस विस्तार वाला पॉइंट कंप्लीट हो गया। अब विस्तार का मीनिंग, जो हिमालय का विस्तार तो अपन ने देख लिया है, इसकी अपनी एक निश्चित स्थिति है हिमालय की। अब ये इसकी स्थिति कहाँ पर है? तो विस्तार के जस्ट बाद में लिखिएगा स्थिति, लोकेशन कहाँ पर है इसकी। ये एक पठारी क्षेत्र है भारत के उत्तर पश्चिम की ओर एक पठार आता है इस साइड में। इस पठार का नाम है पामीर की गांठ या पामीर का पठार, और इसको कहा जाता है विश्व की छत। छत वाला जो एरिया होता है वो बिल्कुल सपाट होता है, और पठार है वो पठार का ऊपर का हिस्सा भी क्या होता है? सपाट होता है। तो पठारों का जो ऊपरी सपाट भाग है उसमें विश्व का वो पठार है जो सबसे ऊंचे पठार के रूप में दर्जा प्राप्त था पहले इसको। अब तो तिब्बत को बोलते हैं कि विश्व का सबसे ऊंचा और विस्तृत पठार तिब्बत का पठार है, लेकिन ये शब्द आज तक पामीर के साथ ही जुड़ा हुआ है, विश्व की छत। तो क्योंकि अपने घर में सबसे ऊंचा हिस्सा और सपाट हिस्सा क्या होता है? छत होती है। तो विश्व का सबसे ऊंचा और सपाट पठार है उसको विश्व की छत कहेंगे अपन। तो वह था पामीर की गांठ या पामीर का पठार। तो इस पामीर पठार से कई पर्वतमालाएं स्टार्ट होती हैं। पामीर की गांठ या पामीर पठार के नाम से जानते हैं इसको। इससे इस साइड में चाइना की ओर जाती है, उसको नाम दिया जाता है कुनलुन पर्वतमाला। कौन सी पर्वतमाला? कुनलुन पर्वतमाला। इस साइड में पाकिस्तान की ओर आती है, उसको नाम दिया जाता है किरथर और सुलेमान। सुलेमान और किरथर। इस साइड में अफगानिस्तान और पाकिस्तान की सीमा की ओर चलती है, उसको कहा जाता है हिंदू कुश।
और इस साइड में भारत की ओर आती है, उसको नाम दिया जाता है हिमालय। तो इस पामीर की गांठ से कई पर्वतमालाएं हैं, कुल्लुन, सुलेमान और किरथर। सलमान के नाम से याद रखना, सुलेमान और किरथर। और इधर अफगानिस्तान की ओर हिंदू के नाम से हिंदू कुश, तो हिंदू कुश माउंटेन। और इस साइड में भारत की ओर हिम का जो घर है, यानी हिम प्लस आल्य यानी हिमालय, यह है हिमालय पर्वतमाला। ये वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ाएंगे तो बाकी पर्वतमालाएं भी आपको लिखवाएंगे, यहाँ सारी नहीं लिखनी है अपने को, क्योंकि अध्ययन अपन किसका कर रहे हैं? हिमालय का। इस पर्वतमाला को अपन इस साइड में इस तरीके से मानते हैं, यानी पामीर की गांठ से यहां से स्टार्ट होती है, अरुणाचल प्रदेश में यहां से मोड़ लेते हुए एक क्लिफ के रूप में मुड़ती है, यहां से मोड़ लेते हुए, और इस साइड में म्यांमार पे जाके खत्म होती है अराकानियोमा पर। अराकानियोमा यानी म्यांमार। इसके बीच में कहाँ कहाँ पे फैली हुई है? तो इसका मीनिंग, एक तो इसका जो मुख्य विस्तार है वो आपको कहाँ पे दिख रहा है? भारत की ओर। इसके इस साइड में कौन सा कंट्री है? चीन। विश्व की सबसे ऊंची चोटी इसकी जिस देश में है वो है नेपाल, जहाँ माउंट एवरेस्ट। और ये वाला हिस्सा इसका आता है, ये भूटान। इसके पूर्व में जो कंट्री आता है इस साइड में, म्यांमार। म्यांमार या पहले का अपन कहें तो बर्मा। तो ये जो बर्मा कंट्री है, म्यांमार है, इस एरिया की और इसका विस्तार है। तो हिमालय की जो स्थिति है वो पामीर की गांठ से लेकर अराकानियोमा तक है। कहाँ तक है? तो ये कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है? स्थिति इसकी है पामीर की गांठ से और अराकानियोमा या म्यांमार तक ये स्थित है, जिसके बीच में ये प्रमुख कंट्रीज इसमें आते हैं। तो इसमें एक लाइन के तौर पे तो ये लिख दो कि हिमालय का विस्तार पामीर की गांठ से अराकानियोमा, अराकानियोमा के ब्रैकेट में लिख देना म्यांमार के मध्य स्थित। हिमालय पामीर, पामीर पठार या पामीर की गांठ, जो भी लिखना चाहें, हिमालय पामीर पठार से, हिमालय पामीर पठार से अराकानियोमा, अराकानियोमा, अराकानियोमा ब्रैकेट में क्या लिखोगे? म्यांमार। स्टार्टिंग में लैंग्वेज में क्या लिखा है? हिमालय का विस्तार, ये लिखा है ना, हिमालय का विस्तार पामीर पठार से अराकानियोमा ब्रैकेट में म्यांमार तक है, अराकानियोमा तक है। तो इसकी स्थिति ये है। और अराकानियोमा तक कैसे कैसे फैला हुआ है, डायग्राम बना लो। भारत इस साइड में, हिस्सा चाइना की ओर भी है, और वो वाला हिस्सा वो ट्रांस हिमालय के ऊपर की ओर जाएगा। ट्रांस का मध्य मीनिंग होता है किसी एक महाद्वीप के एक छोर से लेकर दूसरे हिस्से तक फैला हुआ, यानी जो विस्तृत पर्वतमालाएं होती हैं उनके लिए लगाते हैं ट्रांस। जैसे बड़े रेल मार्ग होते हैं उनमें भी हम ट्रांस शब्द यूज करते हैं, ट्रांस साइबेरियन, ट्रांस कैनेडियन, ट्रांस ऑस्ट्रेलियन। तो एक कुछ सड़क मार्ग हो या रेलवे मार्ग जो काफी बड़े होते हैं उनमें क्या शब्द लगता है? ट्रांस। ट्रांस का मीनिंग होता है पार, यानी एक छोर से दूसरे छोर की ओर, एक पार से दूसरे पार की ओर। पामीर पठार कई कंट्रीज में आता है, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ताजिकिस्तान। तो इसको अभी गौर मत करो आप, ये कहाँ पर है। ये पामीर पठार जब अपन पढ़ेंगे विश्व के, वहां देखना फिर। तो एक तो क्वेश्चन ये बनता है कि हिमालय मुख्यतः किस पठार से शुरुआत मानी जाती है? तो पामीर पठार से इसकी शुरुआत मानी जाती है, या जिसको पामीर की गांठ भी बोल देते हैं, कि पामीर बीच में गांठ की तरह है और इसके चारों ओर पर्वतमालाएं फैली हुई हैं। तो हिमालय का जो निर्माण है वो निर्माण कौन सी प्लेटों के मध्य हुआ है? इंडो ऑस्ट्रेलियन और यूरेशियन प्लेट। किस भाग में हुआ है?
इसकन टेथिस सागर को हिमालय की गर्भ या उसके जन्मभूमि कहा जाता है। और प्लेटों के किस प्रकार के किनारे पर यह बना है? अपसारी या अभिसारी? अपसारी का मीनिंग तो होता है फैलना, अभिसारी का मीनिंग होता है टकराना। तो ये विनाशात्मक या अभिसारी किनारों पे बना हुआ है। उसके बाद में हमने इसके निर्माण को डिस्क्राइब करके और बाद में हमने देखा इसका विस्तार। विस्तार में इसकी अपनी एक निश्चित लंबाई है जो 2400 किलोमीटर के रूप में ली जाती है। इसकी एक चौड़ाई है जो कि अनिश्चित है। पूर्व की ओर इसकी चौड़ाई कम है और पश्चिम की ओर इसकी चौड़ाई अधिक है। पूर्व की ओर सामान्यतः 150 से 200 किलोमीटर मान लिया जाता है, जबकि पश्चिम की ओर 300 से और अधिकतम 500 किलोमीटर तक हिमालय को माना जाता है। पूर्व की ओर चौड़ाई कम है, तो चौड़ाई कम है तो वहाँ ऊंचाई अधिक है, कारण प्लेटों का दबाव अधिक है। पश्चिम में उसकी चौड़ाई अधिक रह जाती है क्योंकि प्लेटों के मध्य दबाव कम है। तो दबाव कम है तो चौड़ाई अधिक होगी, चौड़ाई अधिक है तो इसका मीनिंग ऊंचाई कम है। उसके बाद में इसकी स्थिति को देखा। स्थिति पामीर की गांठ या पामीर पठार से लेकर और आराकानियोमा तक। वहाँ कोई एक कंट्री नहीं है, कई कंट्री हैं, तो पठार पढ़ेंगे वहीं करेंगे अपन। तान ही तान है। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, पहले का तजाकिस्तान, वर्तमान का ताजिकिस्तान। तो तजाकिस्तान नाम नहीं है, वर्तमान में ताजिकिस्तान है। तजाकिस्तान नहीं है अभी, ताजिकिस्तान, अब नाम चेंज हो गया है। तो पहले का तजाकिस्तान आपका पड़ा हुआ है, वो तजाकिस्तान नहीं है, ताजिकिस्तान है वर्तमान। स्थिति के बाद में हम जैसे कि राजस्थान में पढ़ते थे ना कि मरुस्थल का अध्ययन 2 भागों में किया गया है, अरावली का अध्ययन 3 भागों में किया गया है। अब पढ़ेंगे अपन हिमालय का अध्ययन। तो अगला हेडिंग डाल के छोड़ दीजिए, हिमालय का अध्ययन। हिमालय तो चल ही रहा है, हेडिंग डाल दो सिर्फ अध्ययन। अब अध्ययन की दृष्टि से हिमालय को अलग अलग तरीके से बांटेंगे। इसको एक तो श्रृंखलाओं के आधार पे, एक बांटेंगे इसको प्रादेशिक हिमालय के अकॉर्डिंग, एक डिवाइड करेंगे इसको दिशा के अकॉर्डिंग। तो दिशा के अकॉर्डिंग तो अभी बताया था ना मैंने आपको, पूर्वी हिमालय और, तो वो सबसे लास्ट में देखेंगे कि पूर्वी हिमालय और पश्चिमी हिमालय में क्या अंतर है। तो कुछ अंतर तो आपके सामने आ गए हैं कि पूर्वी हिमालय की चौड़ाई कम है, ऊंचाई अधिक है। तो चौड़ाई कम है ये विशेषता है, ऊंचाई अधिक है ये विशेषता है। पश्चिमी हिमालय की चौड़ाई अधिक है, ऊंचाई कम है। तो ये 1-2 विशेषता तो आ गई हैं। बाकी जैव विविधता को लेके, जीवों को लेके, वर्षा की मात्रा को लेके ये विशेषता अपन आगे करेंगे। तो अध्ययन वाला पॉइंट डाल के छोड़ दीजिए, इसके आगे कल कंटिन्यूस करेंगे।